हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। और आज जो हम अपना वीडियो शुरू करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि अब यहाँ से हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। जो कि ना कॉलेज लेवल पे एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, दैट डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो आज हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करेंगे, उसका क्या मीनिंग है वो समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। और वो ग्राफ कैसे प्लॉट हुए, उसका क्या मीनिंग है, उसे समझेंगे, बिकॉज मेजर कन्फ्यूजन ग्राफ में रहता है, ठीक है। साथ साथ इसके 2 या 3 पार्ट और होंगे जिसके अंदर हम इसके हाफ लाइफ टाइम की स्टडी करेंगे, और साथ में थर्ड वाला जो वीडियो होगा इसका, उसमें इसके सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये देखते हैं कि ना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसका नाम क्यों है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें से हम शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स ROR डिपेंड्स ऑन ज़ीरोथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का जो रेट है वो क्या है, रिएक्टेंट के ज़ीरोथ पावर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके लिए रेट लॉ लिखूंगा, है ना, रेट लॉ, आई होप पता हो क्या है, ना पता हो तो इसके पहले के पहला वाला वीडियो मीन्स की #2 वो देखना, वहां पे ना #2 #3 होगा, जिसमें ना मैंने समझाया था द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वहां पे रेट लॉ क्या है वहां से देख लेना। तो इसके लिए जो रेट लॉ होगा वो क्या होगा, दैट रेट इट मीन्स इज इक्वल टू के इनटू कोई वाला रिएक्टेंट है R, और इसकी पावर क्या होगी 0। तो देखो, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ज़ीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ज़ीरोथ पावर का तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के, बिकॉज किसी की पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी। इट मीन्स क्या, जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इट मीन्स अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चाहे डबल करूं, ट्रिपल करूं, जितना भी करूं, लेकिन उससे रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए इसकी एक और डेफिनेशन होती है, दैट द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, मतलब कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, हाफ हो, उससे रेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिनकी आज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। सपोज करते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें जो रिएक्टेंट R है वो बन रहा है प्रोडक्ट P, ठीक, कोई मान लो रिएक्शन है, और उसके लिए हमने यहाँ पे रेट लॉ लिखा हुआ है, जो कि मिला है, फिलहाल हमें यहाँ तक मिला है रेट इज इक्वल टू K, ठीक है। याद हो तो हमने ना रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा वाला, ये वाला, दैट रेट इज इक्वल टू -dR अपॉन dt, है ना। ये पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। यहाँ पे नेगेटिव क्या है ये भी सबको पता होगा, बिकॉज रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, विद द टाइम डिक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा वैसे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसलिए जब टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट कब हो रहा है, दैट्स व्हाई हियर द साइन नेगेटिव इज वी यूज्ड, ओके। तो रेट का फॉर्मूला क्या आया, ये आया, इसको उठा के यहां रखो रेट की जगह पर, तब क्या आएगा, देयरफॉर -dR अपॉन dt इज इक्वल टू के, इतना आ गया। आगे सॉल्व करो इसे, -dR इज इक्वल टू K इंटू dt, ठीक है, dt सामने गया, चला गया मल्टीप्लिकेशन में। अब ऐसा कुछ आया है तो हम क्या करेंगे, और हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज यहां पर हमें डिराइव करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना। ये तो रेट लॉ था पर हमें इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म डिराइव करना है, दैट्स व्हाई अब यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो कर देते हैं, इंटीग्रेशन -dR इंटीग्रेशन K इंटू dt। अब सुनो, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो कुछ ना कुछ तो उसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। तो यहां पर हम लिमिट क्या लेंगे, थोड़ा सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। देखो, पहले अपने सपोज करते हैं कि इनिशियली क्या हो रहा होगा,
इनिशियली, ना एकदम इनिशियल वाली कंडीशन पे ध्यान देते हैं, जब टाइम जीरो था, है ना, जब रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई, टाइम जीरो था। तो सपोज करते हैं, सपोज एट द टाइम जीरो द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R0, ठीक है, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियली ये है, एंड फाइनली, ठीक है, फाइनली जब टाइम t हो गया, कितना हो गया, टाइम हो गया t, तब सपोज करते हैं कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो है RT मतलब क्या, एट द टी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, एट द टी टाइम, इट मींस इसको हम ये भी कह सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्या कहेंगे इसको, एक और टर्म है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब कि बची हुई कंसंट्रेशन, यानी कि इतना रिएक्शन हो गया, इतना रिएक्टेंट चला गया, अब कितना बचा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मेरे पास 100 रिएक्टेंट थे, 100 मॉलिक्यूल थे, इनिशियली 100 था, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम पास हुआ तब उसमें से 70 मॉलिक्यूल चले गए, है ना, 70 चले गए, तो बचे कितने, 30, सो द 30 इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो ये RT वही है कि कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा हुआ है, रिमेनिंग है, ओके। इसका मतलब क्या कि यहां पर टाइम के लिए जो लिमिट होगी वो क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 0, अपर लिमिट होगी t, यहां लिख दो 0t, 0 पे कंसंट्रेशन क्या थी, R0, तो यहां पे क्या होगी, लोअर लिमिट R0, और t टाइम पे क्या था कंसंट्रेशन, RT, तो यहां पे क्या होगा, लिमिट RT, इट मींस रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो यहां से लिमिट हो गई, ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसका क्या करेंगे, इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, है ना, -dr, इसमें एक काम करो, पहले तो माइनस को भेज दो सामने, है ना, मैं इसको माइनस को सामने भेज के फिर से इक्वेशन लिखता हूं, इंटीग्रेशन, लिमिट है R0, यहां पर लिमिट है RT, और यहां पे है dr, मैंने माइनस को भेज दिया सामने, और हाँ k कांस्टेंट है, पता होगा कि जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसे बाहर निकाल लो, तो -k ये बाहर आ गया, माइनस जो मैंने यहाँ पे सामने भेजा हुआ था, और यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से t dt, ओके। अब देखो ये dr है, dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r होगा, तो यहाँ लिख दो r, लिमिट लगाओगे, लोअर लिमिट R0, अपर लिमिट RT इज इक्वल टू -k, जैसे dr का इंटीग्रेशन r हुआ वैसे dt का इंटीग्रेशन t होगा, तो यहां पे आएगा लिमिट, यहां पे पहले तो लिखेंगे t, और फिर लिमिट लगाएंगे लोअर, और फिर हायर, अपर लिमिट, ठीक है, ओके। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ठीक है, ये अपर है, माइनस लोअर करोगे, तो रख दो यहां पे RT -R0 इज इक्वल टू -k, पहले आएगा अपर लिमिट KT माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, एंड k ब्रैकेट में 0, क्योंकि लोअर में 0 है ना, तो प्लस KT, 0 मल्टीप्लाई बाय k क्या होगा, 0 होगा, तो पूरा टर्म निकाल दो, तो फाइनली इतना आ गया, ओके। आगे देखो, आगे मैं इसे लिख सकता हूं RT, इस माइनस वाले को सामने भेज दो, तो हो जाएगा RT इज इक्वल टू -KT प्लस R0, सही है, माइनस वहां गया तो प्लस हो गया, तो RT इज इक्वल टू -KT प्लस R0, है ना। फिलहाल इस इक्वेशन को थोड़ी देर याद रखना, है ना, ये क्वेश्चन को ऐसे ही रखे रहने दो कि इससे एक ग्राफ बनने वाला है। फिलहाल अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होगा उसे ड्राइव कर ले, थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करता हूं, ना, मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, इस वाले इक्वेशन को, इसको देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं करूंगा रीअरेंज यहां पर, ठीक है। ये जो इक्वेशन मैंने यहां पे लेके आया ना, इसका एक काम है आगे, वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस वाले इक्वेशन को, ठीक है। देखो, therefore -KT इज इक्वल टू RT माइनस R0, ना, मैंने खाली -KT को इस तरफ लिखा है, उसको उस तरफ लिखा है। अब माइनस क्या करो, अब देखो क्या करो, पूरे इक्वेशन के साइन चेंज कर दो एक साथ, ये माइनस से वो प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया,
ठीक है, मैंने सारे के साइन चेंज कर दिए है ना, अब दिखने में वो थोड़ा अच्छा लग रहा है, प्लस है यहाँ पे। देयरफॉर अब क्या करो, टी को भेजो सामने, तो टी चले जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी, एंड दिस इज अवर फाइनल इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको यहां तक प्रूफ करना होगा, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी यूजफुल इन द न्यूमेरिकल। जब भी जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तब इस वाले इक्वेशन का यूज करना, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा उस पर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन। अब आते हैं इस पर, आता है इसका एक यूज है, इसका यूज पड़ेगा ग्राफ बनाने में। ठीक है, आपको है ना यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। वो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से एकदम, है ना। और मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़ा होगा ग्राफ के लिए, जो कि होगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो जब है ना हम y इज इक्वल टू mx प्लस सी को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, तब क्या होगा, देखो y एक्सिस पे आएगा RT विच इज अवर रिमेनिंग कंसिडरेशन, एंड x एक्सिस पे आएगा टाइम t। ओके, यानी कि जब टाइम t वर्सेस रिमेनिंग कंसिडरेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तब क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंगली जो m है वो क्या है, स्लोप है ना, m इज स्लोप, स्लोप कितना है माइनस k। इट मीन्स क्या कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी के ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होंगे, लेकिन अब जो स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी होगी, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, बिकॉज जो स्लोप है वो माइनस के नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप के जो ग्राफ होते हैं वो डिक्रीजिंग मैनर में होते हैं। एक बात और यहाँ पे देखो, प्लस सी, सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, आर नॉट है। अगर जो इस पे इंटरसेप्ट नहीं होता तो ग्राफ का स्टार्टिंग यहां से होता, जीरो से, बट बिकॉज यहाँ पे इंटरसेप्ट है इसलिए ग्राफ का स्टार्टिंग यहां से होगा। बिकॉज अब यहां से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ये इंटरसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड सी विच इज अवर आर नॉट, मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो ग्राफ वो होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन तो है बट देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, वाई, बिकॉज द स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप इज माइनस के विच इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ऑफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके, और ये ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब कैसे, जैसे मान लो कि ना कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन खुद तो बोलेगा नहीं कि वो जीरो ऑर्डर है, लेकिन अगर हमें पहचानना है कि वो जीरो ऑर्डर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेस रिमेनिंग कंसिडरेशन। और अगर वो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है विथ नेगेटिव स्लोप, तो हम कहते हैं कि हाँ वो जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर होगा। इट मीन्स क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आइडेंटिटी के लिए ये ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। दैट्स वाई कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये ग्राफ दिया होगा और कहा होगा कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे याद रखना। और कैसे बनाना है ये याद रखना, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी का इक्वेशन इसी चैप्टर में कई बार यूज होगा। तो याद रखना कि m मीन्स क्या होता है, स्लोप, c मीन्स क्या होता है, इंटरसेप्ट, और नेगेटिव स्लोप हो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी स्ट्रेट लाइन, और अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो क्या होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, एक चीज और देखो, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा और आगे ले जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये जो लाइन है ये इस टाइम को इंटरसेक्ट कर जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा जब रिमेनिंग कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे कि मान लो मैं इस ग्राफ को आगे ले गया तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो गया। मतलब क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो बचेगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो गई। मतलब क्या कि रिएक्टेंट के अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, है ना। दिस इज अ स्पेशलिटी फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज कि अगर दूसरे जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना हम आगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी हो, वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, जब इसके बाद का यानी कि जीरो ऑर्डर के बाद जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वह हम देखेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे कि वहां पे रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होता। बट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड 100%। ओके, दैट्स वाई ये ग्राफ से प्रूफ हो रहा है।
ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।